हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का आंसर की आ गया है, सभी लोगों को पता है। और सीबीटी 1 का रिजल्ट भी जल्दी आ जाए ऐसा उम्मीद करते हैं। और उसके बाद से जो है सीबीटी 2 की तैयारी जो है बहुत से लोग जो है करना स्टार्ट कर दिए होंगे। कुछ लोग अभी असमंजस में होंगे, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ कि वो लोग वीडियोज़ में या फिर कमेंट सेक्शन में ये सब पूछते रहते हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अपने नंबर मार्क्स जो आंसर की में जिन्होंने जितना पाया है वो कमेंट कर करके अभी भी पूछ रहे हैं। तो देखिए, जितने लोग पूछ रहे हैं मुझे लगता है उसमें भी 80% लोग जो है सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलर यही बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए किन बातों पे हमें ध्यान रखना है और किस तरह से जो है हमें स्ट्रेटजी बनानी है जिससे हम सीबीटी 2 में अधिक से अधिक जो है स्कोर कर पाएँ। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख के मैंने रखा हुआ है, तो उस पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है कि आपको किस पॉइंट पे फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए, मैथ्स और रीजनिंग का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है और करीब ये 70 नंबर के आसपास जो है इसका वेटेज है। 35 प्लस 35 दोनों क्वेश्चन आने वाले हैं दोनों में से। तो जाहिर सी बात है इसको ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन का लेवल है वो सीबीटी 1 के क्वेश्चन आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए, कम से कम जो है 10 पेपर या 15 पेपर अगर आप सीबीटी 1 के सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आसान क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं मैथ्स के और रीजनिंग के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो आपको मैं एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, आसान क्वेश्चनों को आपको जो है प्रैक्टिस तो करना ही है, लेकिन आप कठिन जो क्वेश्चन है उसमें उसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए। क्योंकि अगर सीबीटी 2 में उस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं और अगर आपके पेपर में अगर मान लीजिए रीजनिंग के 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए, मैथ्स के 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए और वो सीबीटी 2 में या सीबीटी 1 में जो है उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड या फिर उसके इर्द गिर्द और आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो सोचिए आप कठिन क्वेश्चन का सॉल्व कर ले रहे हैं अपने पेपर के। और जब सीबीटी 2 में आपके पेपर के जो है कठिन क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर ले जाएँ तो और आसान क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए, सोचिए जो है आपका स्कोर कितना अधिक हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि सीबीटी 1 के जो पेपर हैं उसमें आप कठिन जो क्वेश्चन है उसको जो है आप अच्छे से करिए और उसको हो सके तो नोट करके आप रखिए। तो ये हो गया मैथ्स और रीजनिंग का जो स्ट्रेटजी आपकी है। और कुछ लोगों का जो मैथ्स पोर्शन है वीक है, जिसकी वजह से सीबीटी 1 में नंबर कम आए हैं, तो उनको अपना स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगा। बदलने का मतलब ये है कि जो पोर्शन आपका वीक था, कुछ पोर्शन कैसे कई लोगों के होते हैं कि टिग्नोमेट्री पोर्शन उनका वीक होता है या फिर कई लोग का अलजेब्रा वीक होता है, कई लोग का ज्योमेट्री वीक होता है। तो अगर कोई भी पोर्शन अगर आपका वीक है तो आपको उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी एक पोर्शन को या फिर दो पोर्शन का सिलेबस या चैप्टर छोड़ करके जो आप अपने साथ ही नाइंसाफ़ी करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए और आपने जानबूझ के समय रहते हुए भी उसकी तैयारी नहीं की, तो आप अपने ही नुकसान कर रहे हैं उसमें। तो आप जो भी आपका वीक पोर्शन है उसको स्ट्रांग करिए, अभी भी समय है आपके पास। देखिए, बुक की मैं बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर अभी तक आपने बुक का डिसाइड नहीं कर पाया कि किस बुक से पढ़ाई करनी चाहिए तो जाहिर सी बात है आप बहुत पीछे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जिस भी बुक से पढ़ना चाहिए वो बुक जानते होंगे। और चाहे तो आप क्रेन पब्लिकेशन, स्पीडी पब्लिकेशन, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन, ये जो है कॉमन बुक हैं जो रेलवे के लिए सिलेबस रहता है और इससे जो है लड़के जनरली पढ़ते रहते हैं। तो ये बुक जो है आपके पास है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है इससे भी बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि कहाँ तक का जो है करंट अफेयर पढ़ा जाए। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि 2021 में 9वां महीना ये चल रहा है, 10वें या 11वें महीने तक जब भी पेपर होता है उसके एक महीने या फिर हो सके तो उसी महीने तक का जो करंट अफेयर आप जरूर पढ़िए। कम से कम सबसे पहले आपको जो है 2021 के पूरे करंट अफेयर पढ़ने हैं, उसको याद कर लेना है, उसको रिवाइज भी कर लेना है कि कहीं से भी उसमें से आए तो छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद जो है आप 2020 के कुछ हाईलाइटेड पॉइंटों को जो है पढ़िए। मैं नहीं कहता हूँ कि पूरा 2020 पढ़ जाइए, क्योंकि 12 महीने के उधर के करंट अफेयर, 10 महीने के इधर, तो 22 महीने का करंट अफेयर पढ़ के तैयार कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। और हो सकता है कोई पेपर में 10 या 12 क्वेश्चन आए, जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आए। तो अगर 2021 से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं और 2020 से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं हो सकता है, तो उतने कम क्वेश्चनों के लिए, 2-3 क्वेश्चनों के लिए आप बहुत पीछे जाएंगे अगर, तो उससे ज़्यादा आप मेहनत मैथ और रीजनिंग में करेंगे तो आपका जो है सिलेबस अच्छे से कवर भी होगा और आप ज़्यादा स्कोर भी कर पाएंगे। तो कम से कम कोशिश करिए कि 2021 का तो पूरा पढ़ के जाइए। समय आपके पास अगर बचता है, कम समय में आप ज़्यादा जल्दी याद कर लेते हैं या फिर जो है ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, तो कोशिश करिए 2021 के पढ़ने के बाद 2020 का पढ़िए। इतना जो है बहुत सफिशियंट है। उसके बाद से साइंस का जो पोर्शन है उसके लिए मैं कहूँगा कि पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर के साइंस के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। चाहे तो आप बुक ले सकते हैं, जितने भी आरआरबी में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे एलपी में भी आए हो चाहे ग्रुप डी में भी आए हों, वो सबका जो कॉम्बिनेशन होगा किसी बुक में, जो भी आप बुक प्रेफर करते होंगे तो उस बुक में वो सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए।
और उसी से ही इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा तो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, बहुत लोगों के लिए होगा। लेकिन अगर किसी भी पेपर में देखिए सिलेक्शन तभी नहीं होता है जब आप आसान या मॉडरेट क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तभी जो है आपका सिलेक्शन रुकता है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करके किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमेशा छोड़ने के लिए ही आते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि लूसेंट सभी लोगों के पास होगा। तो और ये बुक जो है जो भी तैयारी वनडे एग्जाम की करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये बुक जो है ज़रूर आप रखिए। होता क्या है कि ये पतली सी बुक होती है। अगर कहीं आप किसी यात्रा में या फिर कहीं जाते हैं तो पूरा एक कंप्लीट सिलेबस जो है उस बुक में होता है। जो जीके, जीएस, साइंस का पोर्शन हो गया, ये कवर करता है। और उसमें सभी के अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं, तो उससे क्विक रिवीजन एक तरह से हो जाता है। क्योंकि लूसेंट को वैसे तो देखा जाए तो लूसेंट का हर एक पॉइंट जैसे ही आप पढ़ेंगे लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसको बार बार पढ़ने से क्या होता है कि कुछ पॉइंट जो होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको याद हो जाते हैं। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे आपको तभी अंदाज़ा लग जाता है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो लूसेंट पढ़ने का भी तरीका है, उसका भी मैंने बताया हुआ कि कैसे इसको पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कैसे है जो है हम लोग लूसेंट को जल्दी से जल्दी कवर करें और उसको कैसे जो है बेस्ट तरीका है उसको पढ़ने का। पाँचवा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मॉक टेस्ट। जो लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली कम से कम वो 10 से 15 नंबर जो है अपना जानबूझ के जो है CBT 2 में काट रहे हैं। वो जो लोग मॉक टेस्ट देने से कुछ लोग डरते हैं, बहुत से लोग हैं सोचते हैं कि अभी मेरी तैयारी नहीं हुई है, मुझे मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, जब मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तब मैं मॉक टेस्ट दूंगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने CBT 1 पेपर दिया है, आपका स्कोर अच्छा खासा आ रहा है, तो आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको मॉक टेस्ट देना ही देना चाहिए। और शुरुआत में जब आप पहला मॉक टेस्ट देंगे तो हो सकता है आपके 50 नंबर आए या 60 नंबर आए या 55 नंबर आए। लेकिन जब आप 5, 6, 7 टेस्ट सीरीज अगर आप मॉक टेस्ट दे देंगे तो वो आपका नंबर जो है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होकर के जो है 70 के आसपास चला जाएगा। हो सकता है पहला टेस्ट आप दे रहे हो तो जब एक बार आप 120 क्वेश्चन करने के बाद हो सकता है आपके पास 3 मिनट 4 मिनट समय बचे या 5 मिनट समय बचे, या तो हो सकता है कम ही पड़ जाए समय। लेकिन जब आप 10वां टेस्ट मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो उस समय क्या होगा कि आप 120 क्वेश्चन कर भी ले जाएंगे और आपके पास 10 से 15 मिनट का समय भी बचा हुआ मिलेगा। ये कैसे इंप्रूव हो रहा है? जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, क्वेश्चन को कम समय में करने की क्षमता बढ़ती है, और जो नए नए क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, जो आपका वीक पोर्शन होता है वो आपको पता चलता है कि इस पोर्शन मेरा ये टॉपिक मेरा वीक है, तो उसमें मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सब आपका पता चलता है। एग्ज़ाम जैसा माहौल आपको मिलता है, टाइम भी चलता रहता है और आपका मतलब प्रेशर भी आपके ऊपर रहता है यदि अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का। तो इन सब से चीज़ों से आपको एक अपना अनुमान लग जाता है कि मैं कहाँ पे जो है किस लेवल की मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मॉक टेस्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक आध टॉपिक छोड़ भी देते हैं तो कोई बात नहीं है, किसी हफ्ते अगर आप अपना जो टारगेट अचीव करने के लिए लिखा हुआ है अगर वो एक आध टॉपिक छूट जाता है तो वो भी कोई बात नहीं, अगले हफ्ते उसको पढ़ लेंगे। लेकिन मॉक टेस्ट जो है रेगुलर बेसिस पे दीजिए। रेगुलर कहने का मतलब क्या है कि पर वीक अगर आप 2 दिन के बाद एक देना चाहते हैं तो भी दे दीजिए, 3 दिन के बाद देना चाहते हैं टेस्ट सीरीज तो भी दे दीजिए, और उसका एनालिसिस उसी दिन करिए। अब टेस्ट सीरीज देने का, मॉक टेस्ट देने का मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा कि कैसे उसको मॉक टेस्ट दिया जाता है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन आप कोशिश करिए कि हफ्ते में कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे आपका नंबर उतना ज़्यादा अच्छा इंप्रूव होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि जो CBT 1 का पेपर था उसमें 90 क्वेश्चन था और 100 क्वेश्चन था और 90 मिनट था। लेकिन अभी क्या है, क्वेश्चन 120 मिनट है और समय आपका 90 मिनट है। तो अगर जो लोग स्पीड अपना नहीं बढ़ाएंगे तो वो डेफिनेटली जो है सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चन इसमें आपको करने भले ही 120 नहीं है, 100 क्वेश्चन ही करिए, 100 सही कर लीजिए तो भी अच्छी बात है। लेकिन 100 क्वेश्चन या फिर 80 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ या 95% या 90% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपको जो है कम से कम 120 क्वेश्चन को देखना तो है, और 120 क्वेश्चन तभी देख पाएंगे जब आपकी स्पीड जो है ज़्यादा होगी। पहले जो CBT 1 में ज़्यादा समय मिलता था, लेकिन अभी जो है CBT 2 में समय ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पर क्वेश्चन पे आपका समय कम हो जाएगा। तो आप जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसको तुरंत स्किप करिए। आपको पढ़ते ही अंदाज़ा लग जाएगा कि ये मेरा जल्दी से जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उसको मार्क एज रिव्यू कर दीजिए और आप लास्ट में जब समय बचेगा तो उसको आप करिए, उस पर समय दीजिए। क्योंकि आपने एक बार में 120 क्वेश्चन देख लिया है और आपको जो जितना नंबर पाना चाहिए, मतलब जितना
आप एक बार में कर ले जाएंगे, आसान क्वेश्चनों को आपने एक बार देख लिया है, तो अब हो सकता है कि आपके पास 10 मिनट या 15 मिनट बचा हो, तो उसमें आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चनों को करेंगे तो हो सकता है 1 मिनट से ज़्यादा भी समय लग जाए उस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन क्या है कि आपका आसान क्वेश्चन तो मिस नहीं होगा, पूरा एक पेपर आपने एक बार देख लिया है। तो कोशिश करिएगा स्पीड बढ़ाने का, और ये आएगा कैसे, मॉक टेस्ट देने से आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारी चीज़ें इर्द गिर्द जो है मॉक टेस्ट के ही इर्द गिर्द जो है घूमती हैं, वही जो है आपका सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है मॉक टेस्ट ही। तो किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का ले लीजिए आप मॉक टेस्ट, और आप मॉक टेस्ट जो है ज़रूर दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है लास्ट है कि आपको कितना % जो है टारगेट रखना चाहिए स्कोर करने के लिए, मतलब सिलेक्शन के लिए। तो कोशिश करिए जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं 70% के आसपास जो है नंबर आने लगे आपका, कि 70% से प्लस ही आए तो बेहतर है। और जब अगर मान लीजिए अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, 70% अभी आ रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि मैं इसको 80% के आसपास ले जाऊं। अब 80% कहने का मतलब ये है कि अगर 120 नंबर का टोटल मार्क है तो उसका 80% कितना होगा, 96 नंबर होगा, जो कि इतना आसान नहीं है 96 नंबर लाना। लेकिन कोशिश करिए, कोशिश करेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे एक एक नंबर आपका बढ़ता ही तो जाएगा। अब कोशिश होगा कैसे, जो गलतियाँ हो रही है उसी को इम्प्रूव करना है आपको बार बार। देखिए जो आसान चीज़ें जो आप पढ़ लेते हैं उसी को बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो वो ठीक है, जो चीज़ें आपको याद हो गई हैं वो तो आपको रिवाइज करना ही है। लेकिन कोशिश करिए कि डेली बाय डेली जो है मैं कुछ नया सीखूं, कोई ऐसा पोर्शन मैं अपना स्ट्रॉन्ग करूं कि जो मेरा एग्जाम में बार बार गलत होता है, या फिर कोई छोटी सी चीज़ जिसे फार्मूला के बेस पे अगर मेरा गलत हो जाता है तो उसको मैं स्ट्रॉन्ग करूँ कि दोबारा जैसे एग्जाम में उसको मैं जो है, अगर मैं ऑफलाइन अभी मैं या फिर 1 मिनट में समय लेता हूँ तो इतना बार मैं उसको सॉल्व कर ले जाऊँ कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी हो तो मैं उसमें जो है उसको 10 सेकंड में, 20 सेकंड में या 30 सेकंड में कर ले जाऊँ। स्टेप को मैं कैसे जो है स्किप कर जाऊँ, क्योंकि होता क्या है जितना ज़्यादा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कर देते हैं तो होता क्या है कि समय के साथ जो है आप उसके स्टेप को स्किप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन आप जो है अपने माइंड में करने लगते हैं। तो यही चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस जो है आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने के लिए हेल्प करती है। तो आपको इन सब पॉइंटों पे आपको ध्यान देना है। अगर किसी और के पास भी कोई और सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या और भी चीज़ें हैं जिसको जो है लेकर के हम इम्प्रूव कर सकते हैं CBT 2 का स्कोर। और देखिए जो है CBT 1 के रिजल्ट के आने के बाद ज़्यादा समय आपके पास रहेगा नहीं, तो आप कोशिश करिए कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी CBT 1 का जो सलूशन है वो वीडियो भी डाला जा रहा है, तो प्लीज़ मैं कहता हूँ ज़रूर कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें जो पोर्शन हो सकता है आप स्किप कर जाते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन आप खुद नहीं ढूंढ पाते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन खुद ढूंढ करके जो उसको सॉल्व कराता हूँ, तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं, कहता हूँ मैं CBT 1 का पेपर सॉल्व करिए, लेकिन लोग सॉल्व नहीं करते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए जो है सॉल्व कर रहा हूँ, और उसमें जो अच्छे क्वेश्चन हैं उसको वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। वीडियो पॉज करके जो है आप खुद से एक बार सॉल्व करिए, और सलूशन तो मैं उस वीडियो में कराता रहता हूँ। तो उन वीडियो का भी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो है यही सब बताना था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।